रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के मानविकी एवं उदार कला संकाय की नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आज के सभी पैनलिस्ट का मैं हृदय से अभिवादन व्यक्त करती हूँ। और हमारी जो वेब सेमिनार कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका विषय है भारतीय सांस्कृतिक एवं संचार परंपराएं। तो उद्घाटन सत्र के पश्चात आज हम द्वितीय दिवस में यहाँ पर एकत्रित हैं और इस कॉन्फ्रेंस के लिए समस्त आयोजकों, उपस्थित समस्त पैनलिस्ट का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ और आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। आप सभी को नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक एवं संचार परंपराएं विषय पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल तथा धर्मपाल शोधपीठ संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज के इस सत्र में प्रोफेसर बीडी शुक्ला, सहायक प्राध्यापक इतिहास और संस्कृति विभाग, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा हमारे साथ हैं। वहीं इस सत्र के अध्यक्ष भी होंगे। उनके साथ डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, सहायक प्राध्यापक सामाजिक कार्य केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इतने प्रखर प्रवक्ताओं को हमें सुनने का मौका मिलेगा और इनके ज्ञान के कुछ बूंदें हमें प्राप्त होंगी। आप सभी का मैं सर स्वागत करती हूँ और डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया वो अपना मंच पर आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर सादर आमंत्रित हैं आप, मिथिलेश तिवारी। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मौका दिया कि इस प्रतिष्ठित संगोष्ठी में मैं अपने विचार रख पाऊं। भारतीय सांस्कृतिक एवं संचार परंपराएं, ये जो विषय है इस संगोष्ठी का, उसके व्यापक मायने हैं और आज के समय में जब संचार को लेके विविध पक्षों से बातचीत हो रही है तो इसमें बहुत ये मौजू है कि हम ये बात करें कि औपनिवेशिक संचार व्यवस्था एवं उसका गांधीवादी प्रत्युत्तर क्या है। मुझे इस मौके को देने के लिए मैं समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात में रखकर जो गांधीवादी प्रत्युत्तर है इस पूरे औपनिवेशिक संचार व्यवस्था का, उसको आपके सामने प्रकट कर सकूं। जब हम औपनिवेशिक संचार व्यवस्था कहते हैं तो जो सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है वो ये कि हम इसके मायने समझें कि औपनिवेशिक संचार व्यवस्था के मायने हैं क्या। औपनिवेशिक काल उस कालखंड को कहते हैं इतिहास में जिसमें पश्चिमी या जिसको हम आधुनिक सभ्यता के जो ध्वजवाहक राष्ट्र रहे हैं, उन्होंने दुनिया के जो उपनिवेशी राज्य हैं, खास करके एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों में जाके अपने उपनिवेश बनाए और वहां जाके जिस तरह से शासन चलाया, तो उस पूरी व्यवस्था को औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। और जब हमारा संदर्भ गांधीवादी प्रत्युत्तर से है तो हमारे लिए संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसको कहते हैं, वो हमारे लिए औपनिवेशिक व्यवस्था का एक संदर्भ बिंदु है जहां से हमें बातचीत करनी है। और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि उस पूरी व्यवस्था में जिसमें ब्रिटेन ने भारतीय व्यवस्था में लोकतंत्र को खत्म करके और एक तरह से भारत को गुलाम बनाया और 200 साल के लंबे कालखंड में भारत ने किस तरह से उस व्यवस्था को प्रत्युत्तर किया। और गांधी जब राष्ट्रीय मंच पे आते हैं और खास करके 1915 के बाद, तो वो किस तरह का उसका प्रत्युत्तर देते हैं, ये मेरे संदर्भ बिंदु रहेंगे आज की बातचीत। जब हम आधुनिक कालखंड की बात करते हैं और आधुनिक कालखंड में जब संचार व्यवस्थाओं का संदर्भ लिया जाता है तो उसका जो एक सबसे सामान्य अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है कि जो मास कम्युनिकेशन के जो साधन रहे हैं,
वो किस तरह से विकसित हुए औपनिवेशिक काल में, और समाचार पत्रों, अखबारों और रेडियो ने इस तरह से इस पूरी व्यवस्था को, जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसको फैलाने में, उसके प्रसार में क्या भूमिका निभाई। लेकिन जब मैं संचार व्यवस्था की बात करूंगा और जो मेरी अपने मायने हैं समझ के, उसमें मैं इसको थोड़े और विस्तार से देखने का प्रयास करूंगा। और जब गांधीवादी प्रत्युत्तर की बात मैं करूंगा तो इसमें अखबारों, रेडियो, इन सब के अलावा मैं आधुनिक जो उसकी पूरी व्यवस्था है, जिसमें ट्रेन, उसको भी मैं एक संचार व्यवस्था के रूप में देखता हूँ। और जो पूरा का पूरा मशीनीकरण है, औद्योगिकरण है, वो भी एक संचार व्यवस्था के मायने के रूप में है। और उस पूरे परिदृश्य में गांधी किस तरह से हमारे सामने आते हैं और एक ऐसे राष्ट्र का प्रत्युत्तर देते हैं जो गुलाम है, लेकिन अपने आप में स्वतंत्रता के लिए उसके अंदर ललक है। और कई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, तिलक से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके कई ऐसे लोग हैं जो लगातार उस पूरी व्यवस्था से मुकाबला करते हैं और अपने अपने तहे, अपने अपने मायने से उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करते हैं। जब मैं अखबार की बात करूंगा तो एक बात महत्वपूर्ण है गांधी के संदर्भ में। मैं पहले डिस्क्लेमर लगा दूं अपने बातचीत करने के पहले ही कि मैं गांधी अध्ययन का एक विद्यार्थी हूं और मेरी इतनी समझ नहीं है कि ये पूरे संदर्भ को बहुत ही व्यापक पैमाने पे आपके सामने रख पाऊं, लेकिन जितनी मेरी समझ है मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। गांधी ने औपनिवेशिक संचार व्यवस्था के सभी जो मानक हैं उन सब का एक एक करके इस्तेमाल भी किया और उसके अंतर विरोधों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया। मैं अपनी बात 3-4 संदर्भों से करने का प्रयास करूंगा। जब मैं अखबार की बात करूंगा तो अखबार में औपनिवेशिक व्यवस्था किस तरह से अखबार का प्रयोग करती है और गांधी उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके बीच में जो अंतर है, इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। 20वीं खास करके इसको हम आधुनिक काल कहते हैं, उसके महत्वपूर्ण आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण आविष्कार छापेखाने का आविष्कार माना जाता है। गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट के नाम से अब दुनिया भर में इस बात को लेके हम लोग जानते हैं कि छापेखाने के आविष्कार के बाद दुनिया भर में चीजों को एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में आसानी हुई और इसका इस्तेमाल औपनिवेशिक ताकतों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने, अपने तथ्यों को लोगों के बीच में फैलाने और सबसे ज्यादा पूंजीवाद के विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया। गांधी जब अखबारों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में जब वो हैं और फिनिक्स आश्रम में भी और टॉलस्टॉय फॉर्म में जब वो बना रहे हैं और वहां भी जब वो अखबार निकाल रहे हैं, तो गांधी के लिए जो औपनिवेशिक संचार के मायने हैं उसमें औपनिवेशिक संचार या जिसको हम ब्रिटिश संचार या आधुनिक संचार जिस भी नाम से हम जानना चाहें, वो भाषा के सवाल पे गांधी सबसे पहला उत्तर देते हैं। जो अखबारें उस समय निकल रही हैं, प्रमुख अखबारें, वो अंग्रेजी माध्यम में निकल रही हैं। गांधी उसका प्रत्युत्तर देते हुए मातृभाषा का प्रयोग सबसे पहले करते हैं और ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। वो अपने अखबारों को गुजराती में निकालते हैं और जो उत्तर देना चाहते हैं सत्ता को, औपनिवेशिक सत्ता को, वो ये कि अगर हमें अपने लोगों के बीच जन जागरण करना है, अगर अपने बीच के लोगों को वो संदेश पहुंचाना है, तो हमें वो जो औपनिवेशिक भाषा है, जो अंग्रेजी है, उसमें हम अपने लोगों का जन जागरण नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले मातृभाषा में उसका प्रयोग करना सीखना होगा। तो अखबारों का जो उन्होंने प्रयोग किया गांधी ने, वो अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा या गुजराती में करना शुरू। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है गांधी का प्रत्युत्तर इस पूरे औपनिवेशिक संचार व्यवस्था का, वो ये कि वो अखबार का इस्तेमाल स्वामित्व के लिए नहीं करते, पूंजीवाद के बढ़ावे के लिए नहीं करते। इसीलिए उनके ज्यादातर अखबारों में विज्ञापन का जो पूरा विमर्श है उसको समझने की जरूरत है। इसको लेके कई राइटिंग्स हो चुके हैं जिसमें ये बात स्पष्टता से आई है कि गांधी ने अखबारों के विज्ञापन को लेके ये बातचीत की है कि
जब हम विज्ञापन चुने तो ये जरूर देखें कि क्या विज्ञापन मनुष्य के अंदर किसी चीज के प्रभाव को बढ़ा रहा है या दुष्प्रभाव को बढ़ा रहा है। इसीलिए शराब जैसे चीजों के विज्ञापन का वो सख्त विरोध करते हैं, नशीले पदार्थों के विज्ञापन का वो सख्त विरोध करते हैं, और यही कारण है कि अखबारों में विज्ञापन नहीं लेते हैं। शुरुआती उनके कई अखबार आप देख सकते हैं जिसमें उनके विज्ञापन नहीं है, जबकि उसके बरक्स अगर आप जिसको मेन स्ट्रीम अखबार कहते हैं तो वो विज्ञापनों से भरे पड़े रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार अगर आप देखिए तो 50% जो है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन से भरे रहते हैं। तो गांधी ने विज्ञापन नहीं लेने के मात्र संदेश से जो उत्तर दिया औपनिवेशिक सत्ता को, वो ये कि हम अखबार का इस्तेमाल स्वामित्व के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल जन जागरण के लिए, जन जागृति के लिए और अपने लोगों के बीच अपनी भाषा में अपनी बात रखने के लिए करते हैं। तो ये पहला प्रत्युत्तर था औपनिवेशिक संचार व्यवस्था का गांधीवादी। इसको और विस्तार से लें तो गांधी जी के लिए स्वामित्व के सवाल में ट्रस्टीशिप का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और गांधी जी कभी अखबार के ओनरशिप की बात नहीं करते। पूरा का पूरा जो कैपिटलिज्म है, और एक बहुत महत्वपूर्ण राइटर हुए हैं इस समय जिनको नोम चॉम्स्की के नाम से जिनको जाना जाता है, और उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विद्यार्थियों के लिए पढ़ना। जब हम संचार व्यवस्था की बात करेंगे और संचार व्यवस्था के किसी भी मानक को हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पूरे के पूरे मास मीडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को हमारे सामने रखती है, और वो इस बात की ओर नोम चॉम्स्की हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि दुनिया के जो ये बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वो एक तरह से जनमत तैयार करने का काम करते हैं। और आज हम और आप क्या बातचीत करेंगे दुनिया भर में, क्या चैंट में नोम चॉम्स्की कहते हैं कि ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां निर्धारित करती हैं कि हम किस तरह की बातें अपने इर्द गिर्द करें, विमर्श में कौन सी चीजें रहेंगी। गांधी इसी का प्रत्युत्तर देते हैं और यह कहते हैं कि नहीं, अखबार या संचार के जो माध्यम है वो हमारे लिए स्वामित्व के केंद्रीकरण का माध्यम नहीं, बल्कि स्वामित्व के विकेंद्रीकरण का माध्यम। हम जितना ज्यादा स्वामित्व का विकेंद्रीकरण करेंगे, और ट्रस्टीशिप उसी का उदाहरण है जिसमें वो इस बात की वकालत करते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर मालकियत जो है वो सबका हो, किसी एक का नहीं हो, और जो मालिक है वो ये ना माने कि वो किसी जिसका मालिक है, बल्कि वो अपने आप को ट्रस्टी समझे, समाज के स्वामित्व की तरफ बढ़े हुए। तो ये जो गांधीवादी प्रत्युत्तर है जिसमें ओनरशिप का जो पूरा मामला है और ओनरशिप में केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है, गांधी उसका विरोध करते हुए बात करते हैं। जब मैं आज के लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मैंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी देखी। मैंने ये फिल्म लगभग 25 बार देखी है, और गांधी को जब भी मैं समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे ये रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बहुत आकर्षित करती है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप लोगों ने देखी होगी, जरूर देखी होगी, लेकिन सभी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गांधी को संचार के रूप में समझने का जब मैं प्रयास कर रहा था और देख रहा था कि कैसे गांधी एज ए कम्युनिकेटर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेशन को वो एक दूसरे तक, जो पूरा सेंडर, मीडियम, मैसेज और रिसीवर का जो पूरा चैनल है कम्युनिकेशन का, जो एक प्रचलित चैनल माना जाता है, जिसमें सेंडर को कोई बात अगर रिसीवर तक पहुंचानी है तो उसको किसी एक मीडियम का सहारा लेना पड़ता है जिससे वो अपनी मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखते हुए उसमें एक सीन को मैं देखते हुए ठहर गया और वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और गांधीवादी प्रत्युत्तर का सबसे सटीक उदाहरण है जब मैं औपनिवेशिक संचार व्यवस्था की बात करता हूँ। दृश्य है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और उसमें नमक सत्याग्रह की जो पूरी बातचीत हो रही है, गांधी जा रहे हैं और नमक कानून तोड़ रहे हैं, और उसके विरोध में ब्रिटिश सत्ता जो है वो एक ऑर्डर पास करती है कि जो नमक के कारखाने हैं उस पर कोई भी जो सत्याग्रही है वो जाके धावा ना बोले। गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, नेहरू और जितने बड़े बड़े लीडर हैं, पटेल वगैरह सब गिरफ्तार हो चुके हैं, और 78 प्रशिक्षित स्वयंसेवक, ये बहुत ही जरूरी है समझना कम्युनिकेशन के लिहाज से, कि ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक
जो साबरमती आश्रम से निकले इसी बात के लिए थे कि हमें नमक कानून का विरोध करना है और इस औपनिवेशिक सत्ता को एक चुनौती देनी है कि नमक जैसे चीज जो सबसे मूलभूत चीज है उस पर अगर सत्ता का अधिकार होगा तो हम अपने स्वतंत्रता का उद्घोष नहीं कर सकते। और इस बात को लेके 78 प्रशिक्षित स्वयंसेवी एक नमक के कारखाने पर धावा बोलने के लिए जाते हैं। और वाशिंगटन पोस्ट का एक संवाददाता है वॉकर, वो उसको लाइव कवरेज दे रहा है। उस समय टेलीविजन नहीं थे, तो वो लाइव अखबार को रिपोर्टिंग कर रहा है और 6 सत्याग्रही आगे बढ़ रहे हैं और जो सैनिक हैं वो उनके माथे पे मार रहे हैं। इसको कम्युनिकेशन समझिए कि अभय जो गांधीवादी पूरे एकादश व्रत का सबसे महत्वपूर्ण औजार है कि आपके अंदर अगर स्वराज की कल्पना है, अगर आप स्वराज चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अभय लाना होगा। आपको किसी भी तरह के भय से मुक्ति चाहिए और वही सत्याग्रह की कुंजी है जिसमें वो आत्मबल, प्रेम बल और न्याय बल की बात करते हैं। ये त्रिवेणी है सत्याग्रह की और गांधी को समझने की जो सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है वो यही 3 कीवर्ड हैं, आत्मबल, प्रेम बल और न्याय बल। गांधी अपने सहयोगियों में ये आत्मबल को इस कदर संप्रेषित करते हैं कि वो जो 6 लोग एक एक करके आ रहे हैं और सर के ऊपर डंडा खा रहे हैं, किसी का ना तो पलक झपक रहा है, ना अपना हाथ अपने सर पे ले जा रहे हैं अपने आप को बचाव के लिए, और ब्रिटिश सैनिक उनके माथे पे वार कर रहे हैं। वो गिर रहे हैं, खून बह रहा है, महिलाएं आ रही हैं और उनको लेके अपने अपने शिविर में जा रहे हैं जहां उनका इलाज हो रहा है। फिर एक दूसरा 6 लोगों का बैच आ रहा है, फिर वही कार्रवाई हो रही है और ये चलती रहती है कार्रवाई तब तक निरंतर रूप से जब तक ब्रिटिश सैनिक हार नहीं जाते और लोगों का कारखाने पे कब्जा नहीं हो जाता। मैं आप लोगों को 1 मिनट आप लोगों का समय लूंगा और वो पूरा वाकया उस फिल्म का मैं सुनाऊंगा जो वाकर ने वाशिंगटन पोस्ट को भेजी थी, वो सुनिए। और वो बहुत गांधीवादी मतलब जो कम्युनिकेशन है उसको समझाने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इसको नोट किया है, मैं कोट कर रहा हूं वाकर को। वो बढ़ते चले हिंदू और मुसलमान, हक से सर उठाए, कहीं कोई घबराहट नहीं कि चोट लगेगी या मरेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा आधी रात तक। औरतें घायलों की मरहम पट्टी करती रही हिम्मत देती हुई, जब तक कि वो थक कर गिर न पड़ी। फिर भी ये जुल्म न रुका। जो कुछ ब्रिटेन का अखलाक था, जिस पर नाज था, आज वो टूट गया। हिंदुस्तान आजाद है क्योंकि उसने सारी जातियां सीना तान कर सही, ना उसने सर झुकाया, ना ही वो हारा। ये पूरा का पूरा जो कोट है वो अखबार में छपा और पूरी की पूरी यूरोपीय दुनिया गांधी के इस प्रत्युत्तर के जरिए ये जान पाई कि स्वराज का जो पूरा मुहिम भारत में चल रहा है वो किस तरह से अभय, आत्मबल और प्रेम बल के जरिए, क्योंकि किसी ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। जो वायसराय है, तत्कालीन वायसराय, वो पूछ रहे हैं अपने लोगों से कि क्या कहीं कोई हिंसा की घटना हुई। तो अंग्रेज जो जनरल है वो बता रहे हैं हाँ यहाँ हिंसा की घटना हुई, यहाँ हिंसा की घटना हुई, यहाँ पुलिस ने कुछ लोगों को मार दिया। तो वायसराय बोलते नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उन लोगों द्वारा कोई हिंसा हुई। तो वो बोल रहे नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई। और ये अपने आप में औपनिवेशिक संचार व्यवस्था का सबसे सटीक गांधीवादी प्रत्युत्तर है, जिसमें औपनिवेशिक सत्ता इस माध्यम से लोगों पर शासन करना चाहती है और गांधी ने उसी का सहारा लेते हुए, उसी औपनिवेशिक संचार व्यवस्था का सहारा लेते हुए उसी को जन जागृति का एक माध्यम बनाया और दुनिया भर में भारतीय स्वराज का पताका फहराया और दुनिया भर में लोग जाने। और यही कारण था कि 30s के बाद खास करके यूरोप और अमेरिका में गांधी कैसे कई सहयोगी बने जिन्होंने न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब समर्थन किया, बल्कि ब्रिटिश द्वारा की जा रही जातियों के बारे में भी बढ़ चढ़ के लिखा। तो मेरा अपना ये मानना है कि गांधी ने
औपनिवेशिक संचार के उन सभी माध्यमों का प्रयोग तो किया जो औपनिवेशिक सत्ता के लिए मतलब बहुत बड़े मानक के रूप में काम कर रहे थे, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो ट्रेन हो, लेकिन उसका उपयोग करते हुए जो बौद्ध दर्शन का शब्द है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का प्रयोग उन्होंने किया। आप किसी चीज का प्रयोग करते हुए उसके प्रति जो है आसक्त नहीं होते, बल्कि उसके अंदर घट रही जो अंडरलाइन करंट है उसको समझते हैं और फिर उसके अनुसार उनका प्रत्युत्तर देते हैं। गांधी ने उस सभी माध्यमों का प्रयोग करते हुए, अखबारों का प्रयोग करके उसी सत्ता का विरोध किया, उसके विरोध में अपना अखबार निकाला और भाषा के स्तर पे, स्वामित्व के स्तर पे, विज्ञापन के स्तर पे एक नए मानक गढ़े। उसी तरह से रेडियो का गांधी ने प्रयोग किया और जन जागृति के लिए उसका मतलब एक उसका प्रयोग किया। उसी तरह से गांधी ट्रेन से पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हिंद स्वराज में भारत की दुर्दशा नाम से जब वो ट्रेन के बारे में लिख रहे हैं, हिंद स्वराज को पढ़ना चाहिए आप सभी को, जब विद्यार्थियों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि जब आप गांधीवादी संचार व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो गांधी ने पूरे विस्तार से हिंद स्वराज में मशीन के बारे में, आधुनिकता के बारे में और खास करके ट्रेन आदि के बारे में विस्तार से लिखा है कि ये किस तरह से औपनिवेशिक शासन को बढ़ाने के काम आ रहे हैं। और गांधी इस ट्रेन का प्रयोग करते हुए भी विवेकी रूप से ये कह रहे हैं कि ये जो पूरे ट्रेन है या ये जो भी संचार के माध्यम है, अलग अलग जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम है, ये उनकी सत्ता को और गहरे रूप से जमा रहा है। वो भारत में कुपोषण ला रहा है, भारत में बेरोजगारी बढ़ा रहा है, भारत में जो है वो संसाधनों का केंद्रीकरण कर रहा है, क्योंकि ट्रेन जो है एक जगह से संसाधन को उठा के दूसरे जगह तक ला रहा है और उसका भंडारण और केंद्रीकरण करके उसको एक ऐसी स्थिति तक ले जा रहा है जहां भारत और ज्यादा गुलाम होगा। और अगर भारत को स्वराज चाहिए तो भारत को इन चीजों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और उसके आधार पर एक ऐसी सम्यक दृष्टि अपनानी चाहिए जिसमें हम इसका विरोध भी करें और उसके बरक्स अपना एक अल्टरनेटिव भी तैयार करें। इसीलिए गांधी ने जब किसी चीज का विरोध किया, चाहे अगर मशीन का विरोध किया, तो उसका एक अल्टरनेटिव भी दिया कि किस तरह के आप मशीन के बदले औजार को बढ़ाएंगे। आप पूरा स्वदेशी का डिस्कोर्स समझ जाइए। अभी समय मेरे पास सीमित है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आयोजक चाहते हैं कि मैं अपनी बात को जल्दी से कंक्लूड करूं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। लेकिन बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करना है, कभी और मौका मिलेगा तो बात करूंगा, जिसमें स्वदेशी के डिस्कोर्स को समझना बहुत जरूरी है। खास करके अगर हम औपनिवेशिक संचार व्यवस्था के का गांधीवादी प्रत्युत्तर खोजेंगे तो गांधी ने मशीन का विरोध करते हुए जिस तरह से चरखा को एक अल्टरनेटिव के रूप में रखा, और चरखा स्वदेशी का एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर उत्पादन करके इस पूरी जो व्यवस्था है उसका वो विरोध भी कर सकता है और अपने तही रोजगार का निर्माण भी कर सकता है और अपने अंदर एक ऐसा आत्मबोध पैदा कर सकता है कि उसने कोई चीज अपने स्तर पर पैदा की है। तो स्वराज का पूरा, स्वराज की संकल्पना हो या स्वदेशी की संकल्पना हो या ट्रस्टीशिप की संकल्पना हो, ये सारी चीजें गांधीवादी प्रत्युत्तर है इस औपनिवेशिक संचार व्यवस्था का, और हमें इसको इसी रूप में समझने की जरूरत है। गांधी ने पूरे के पूरे रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए जिस तरह से पश्चिम के तौर तरीकों की नकल ना करके बल्कि देशज तरीके से अपने आप को विकसित करने की बात की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है जब हम गांधी की बात करेंगे। और हमें ये समझना होगा, अगर मैं अपने बात को कंक्लूड करते हुए आपके सामने बात रखूं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के जो अंतर विरोध हैं उसको जब हम समझेंगे तभी हम उसका सम्यक इस्तेमाल भी कर पाएंगे और फिर उसके बरक्स कोई नया मॉडल भी खड़ा कर पाएंगे। गांधी ने ऐसा ही किया। उन्होंने औपनिवेशिक संचार व्यवस्था के विभिन्न मॉडलों को समझा, उसका इस्तेमाल किया और उसके बरक्स एक अल्टरनेटिव मॉडल हमारे सामने रखा जो आने वाले समय में लोगों को एक व्यापक दिशा दे सके। ऐसा उनका पूरा का पूरा दर्शन था। मेरी अपनी सीमित समझ है, लेकिन फिर भी जितनी समझ है वो आपके साथ साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी औपनिवेशिक संचार व्यवस्था और गांधी और उसका गांधी प्रत्युत्तर के विषय में दिया, और हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के नमक कानून तोड़ो और उसमें किस तरीके की कार्यवाही की गई अंग्रेजों के द्वारा, वो सारी जानकारी आपने हमको दी। आशा है कि स्कॉलर्स को और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका उस समय के इतिहास की जो जानकारी उनको पहले से तो जो थी वो थी, लेकिन दोबारा से उनको ये चीजें तरोताजा हुई होंगी कि हमारी जो आजादी है वो कितनी कठिनाइयों से और कितने संघर्ष के बाद हमको प्राप्त हुई है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर बी.डी. शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और फिर से उनका स्वागत करती हूँ सर आपका, कि आप आए और प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्कृति और परंपराएं और उनका समाज पर क्या प्रभाव रहा उस विषय पर अपना संबोधन दें। सर, सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो डॉक्टर सावित्री सिंह परिहार जी को कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि मैं इस वेबिनार में अपना कुछ वक्तव्य दे सकूं। आपको बहुत बहुत सादर साधुवाद। मैं कल भी आपके इस वेबिनार में जुड़ा रहा और उसमें हमारे कई साथी इसमें रहे, अमिताभ जी, भरत शरण जी, संतोष जी, वीसी साहब आपके यहाँ से, और सबसे प्रमुख हमारे आदरणीय पांडे जी। तो आपके कल का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। और जैसा कि माननीय पांडे जी ने कहा था कि ये जो विषय है ये बहुत ही रोचक है और तत्कालीन समय में इस विषय की बहुत ही आवश्यकता है। हमें जैसे कि इतिहास संकलन जो योजना है वो पूरी तरीके से अपना हर तरीके से उसके कार्यकर्ता तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं कि भारत में जो तमाम कुरीतियां और अव्यवस्थाएं भारतीय इतिहास में विरोधी गई हैं उनको कैसे हम धीरे धीरे निकालें और वास्तविकता साथ में लाएं। ये विषय आपका जो ये इसके लिए बहुत ही काम का है। इसमें भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक समस्याएं और जो समाज में जो परंपराएं हैं और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ मैंने एक शब्द यूज किया, समस्याएं। इस समस्याएं के मतलब है कि जो इतिहासकारों ने किस तरीके से इनको समस्या बना दिया है। जैसे एक प्रश्न मैं ऑडियंस के लिए छोड़ के अपना कार्यक्रम, अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। मेरे दिमाग में आज तक चूंकि ये प्रश्न है इसलिए मैं आप सबके समक्ष छोड़ना चाहता हूं। मुझे इसका सही जवाब आज तक नहीं मिला। प्रश्न ये है कि जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ने जाते हैं तो हमें सबसे पहले पता चलना हो चाहिए कि हम क्या हैं, क्या थे। तो हम जब देखते हैं कि प्रारंभ में कई इतिहासकार, जैसे पेंका महोदय कहते हैं कि वो जर्मनी से आर्य आए थे, बीजी तिलक कहते हैं कि आर्कटिक प्रदेश से आए। जैसे तमाम इतिहासकारों ने, किसी ने कहा यूराल पर्वत से आए, किसी ने कहीं से कहा, किसी ने कहीं से कहा। लेकिन मैंने जब इतिहास को पढ़ना शुरू किया और ये चीजें जब जानने का प्रारंभ शुरू किया, मैंने तो जानना चाहा, तो मेरे एक चीज नहीं समझ में आई। विश्व में, प्रश्न मेरा ये है कि विश्व में कोई भी देश ऐसा यदि आपके संज्ञान में हो तो मुझे बताने का जरूर प्रयास करिएगा कि कोई भी देश भारत को छोड़ के ऐसा है जिसमें इतनी ज्यादा फर्टाइल लैंड हो, जिसमें नदियां ऐसी हो जो भरी पड़ी हो पूरे क्षेत्रों में। तमाम नदियां, सहायक नदियां उनकी निकल निकल के आती, जगह जगह से नदियां निकलती, इतने बढ़िया पहाड़ हो, इतने बढ़िया जंगल हो, इतने फलदार वृक्ष हो, इतने फल होते हो, इतनी बेलें होती हो, इतने फूल होते हो। ऐसा कोई क्षेत्र मेरी नजर में कोई विश्व में नहीं आया। वहीं पे इतिहासकारों ने लिखा है कि हम अनार्य थे, आर्य बाहर से आए, यानी योग्य वो थे जो बाहर से आए, हम अयोग्य थे। और वो आए कहां से? जहां पर ना तो ऐसी फर्टाइल लैंड है, ना ही ऐसी नदियां हैं, ना ही ऐसे पर्वत हैं, ना और तो और छोड़िए, यह विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं हैं, 3 मौसम है। ये इस प्रकार की ऐसे ऐसे देश जहां से बता दिया कि आर्य आए थे, वहां 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे जगहों से जो लोग आए वो योग्य बताए गए हैं इतिहास में
और हमारे जैसे क्षेत्र के रहने वाले अयोग्य, अनार्य बताए गए हैं। यह एक प्रश्न मेरे दिमाग में है और इस प्रश्न के साथ ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्योंकि मैं ये बिल्कुल आज अभी तक मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग अयोग्य रहे होंगे। दशराग युद्ध की बात करते हैं, उसमें भी तमाम राजा सुदास और उनकी यानी राजा थे। तो जब जहां पर इस तरीके का समाज हो, वहां पर कैसे संभव है कि हम अनभिज्ञ हों? ऐसा मेरे समझ में नहीं आता है। हम आदि समाज, आदि जातियों की बात करते हैं, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी, और आजकल वर्तमान में अब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पैरेलल सिद्ध हो चुकी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब देखिए कि जहां पर शहरी सभ्यता हो, जहां पर बाकायदा बढ़िया तरीके से समाज रह रहा हो, सड़कें 90 डिग्री पे काट रही हो, चौड़ी सड़कें हो, नालियां ढकी हुई हो, ईच एंड एवरीथिंग वर देयर, जो एक डेवलप्ड, नॉट डेवलपिंग, डेवलप्ड जगह पर हो सकता है वो वहां पर हो। अन्नागार बने हुए हैं, समुद्री यात्राएं हैं, विदेशी आ रहे हैं, सारे फैक्ट, सारे तथ्य हमें वैदिक काल में भी और सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी मिलते हैं। वैदिक काल मैंने कहा, देखिए वहां पर भी एक जाति का वर्णन मिलता है जिसमें कहते हैं कि वो समुद्र से होकर के यहाँ पर आए होंगे। तो यानी समुद्र से यदि कोई आया है तो समुद्री रास्ता जानता होगा, और समुद्र से आया है तो समुद्र में नाव चालन जानता होगा। यदि ऐसा है तो समुद्री यात्राएं होती रही होंगी। तो इस प्रकार से हमारा देश जो व्यवस्थित था, जन एक प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, उसमें रहते था। जन ग्रामों से बना हुआ था और ग्राम परिवार से बने हुए थे, यानी परिवार हमारी सबसे सूक्ष्म इकाई थी। और परिवार में एक संगठित संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है, यद्यपि आज हम उसे खोते चले जा रहे हैं, जो हमारी यूरोपीय संस्कृति है। और कुछ यहाँ पे मैं एक बात और कहूंगा, हमारे देश की व्यवस्थाएं जो वास्तव में व्यवस्थित नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है। ऐसी तमाम सी परंपराएं मेरी खत्म होती चली जा रही हैं। इसमें हम अपना दोष तो मानते ही, लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं देने का कार्य पूर्ण रूप से सरकार कर रहा है, उनकी अव्यवस्थाओं के कारण शायद ये परिवार टूट रहा है। परिवार टूटने का मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये परंपराएं क्यों मेरी घटती चली जा रही हैं। हमें अपनी नौकरी के लिए, जैसे मैं बेसिकली कन्नौज का हूँ, आगरा में आके नौकरी कर रहा हूँ। अब अगर मैं आगरा में आके नौकरी कर रहा हूँ तो अपने माँ बाप को आगरा रखूं तो कन्नौज में जो प्रॉपर्टी वो कैसे, कौन देखेगा? और अगर हम आगरा छोड़ दें तो हमारी नौकरी कैसे होगी? ऐसे तमाम लोग दूर दूर जाकर के, सरकार ने शायद ये नीतियां सही नहीं बनाई। हालांकि मध्य प्रदेश इसके लिए मैं बहुत अच्छा प्रदेश मानता हूं कि मध्य प्रदेश में लोकल सर्विसेज मिल जाती हैं ज्यादातर। मैं बात कर रहा हूं पुलिस की। हमारे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है कि आप लोकल जिला में पोस्टिंग नहीं पा सकते हैं, और ये सोचने के विषय, अगर आप लोकल जिला में भी नहीं रह पाओगे तो कैसे अपने परिवार को एक संयुक्त रूप में रख पाओगे? और जब परिवार टूटता है तो परंपराएं टूटती हैं। आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, आज हमारी परंपराओं पे प्रश्न क्यों लगा है? इसलिए क्योंकि हम विदेश चले गए, यानी दूसरे देश चले गए, दूसरे देश के लोग यहाँ आए, तो एक दूसरे से जुड़ के वो परंपराएं टूटी और उनका प्रभाव पड़ा। तो परंपराएं जो हमारी होती हैं उनका समाज पर ऐसे प्रभाव पड़ता है। सम्मिलित परिवार टूटा। सम्मिलित परिवार में जो तमाम व्यवस्थाएं, विवाह व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं एक बड़े के निर्देश में, बड़े की देखरेख में हुआ करती थी। अब बड़ा रहा नहीं, वो अकेला लड़का चला गया या लड़की चली गई। पहले तो लड़की जाती ही नहीं थी नौकरी करने, अब धीरे धीरे लड़कियां भी जाने लगी। तो अब वो अकेला लड़का या अकेली लड़की के कम उम्र में चला जाता है, जो कि उन परंपराओं से अनभिज्ञ ही होता है, और वो कैसे परंपरा डेवलप करेगा? तो समाज पर इन परंपराओं का इस तरीके से एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि हम अपनी परंपराओं को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो इतिहासकार, इतिहास में जो लिख दिया गया है, वह हमारी परंपराओं को और कुठाराघात करता है। जैसे
बाल विवाह। ऋग्वैदिक काल में काफी, मतलब सच्चाई तो यह है कि जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो समाज हमारा क्या हो पाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं। लोपा, मुद्रा, घोषा, विषवारा, तमाम ऐसी लड़कियों के नाम मिलते हैं जो स्वतंत्र हैं, जो वेदों का उच्चारण करती हैं, वेद पढ़ती हैं, वेद पढ़ाती हैं, यज्ञ करती हैं, यज्ञों में भाग लेती हैं। सभा, समिति, विदत 3 शब्द मिलते हैं। बड़ी सभा जो हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्ट्री कल विस्तारित हुई, तो इस तरीके के 3 इनमें महिलाओं का बराबर हस्तक्षेप है, बराबर उसमें उनका भाग लेती हैं। ये तमाम ऐसी बातें हमारे यहाँ थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल को भी अनभिज्ञता के कारण, मेरा पॉइंट है अनभिज्ञता के कारण, इतिहासकारों ने उन्हें दूषित कर दिया। अनभिज्ञता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जगह ऋग्वेद में अग्रे शब्द लिखा है, अग्रे को अग्नि बना दिया। गा में रा नीचे निकलता है, उसको रा की मात्रा की जगह ना की मात्रा बना दिया, अग्नि बना दिया, और वहां पर सती का उल्लेख कर दिया। कह दिया कि स्त्री सती होती थी, और जबकि अग्रे माने आगे होता है, उसको अग्रे को अग्नि बना दिया और अग्नि को सती से जोड़ दिया। तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें किस तरीके, मैंने इसीलिए अनभिज्ञता वर्ड प्रयोग किया है कि शायद उनके ज्ञान में कमी है। ऐसे ही अघन्य, अघन्य एक शब्द है। अभी कुछ वर्ष पहले, कई 4-6 या 8 साल हो गए हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक सम्मानित प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत ही सीनियर हैं। उन्होंने शायद हमसे 20 साल बड़े बच्चों को पढ़ाया होगा। वो मथुरा में आए और उन्होंने गाय के ऊपर अपना एक भाषण दिया। हालांकि दूसरे दिन पेपर में मैंने पढ़ा कि ऐसे ऐसे कहा, तो हमने पेपर में उसका खंडन भी किया था। अगन्या को उन्होंने गाय की बलि, गाय को खाना, गाय का मीट खाने की बात कही। अब ये क्या अनभिज्ञता ही है। शायद वो यदि संस्कृत विद्वान से संस्कृत सही सीख लेते, ये बड़ा चैलेंज का बोल रहा हूं मैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश में प्रत्येक कोने कोने पे लोग मुझे सुन रहे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद वो एक संस्कृत विद्वान से ही शब्द का अर्थ जान लेते तो शायद वो ये शब्द नहीं, ये बात नहीं बोलते। उसके माने है, क्योंकि मैं बड़ा व्यथित हुआ था, और वो व्यथा आज भी मेरे दिमाग में और मस्तिष्क में है, मेरे शरीर में है। मैंने कई संस्कृत विद्वानों से पूछा और कहा कि इसके मतलब क्या। उन्होंने कहा देखिए, गाय से बनी हुई चीज, यानी गाय से के मतलब नहीं है, गाय के दूध से, गाय का दूध भी तो गाय का हिस्सा है, गाय के शरीर का हिस्सा है कि नहीं है, और उससे बनी हुई चीज दान, जब यज्ञ वगैरह होते तो आज भी आप यज्ञ में प्रसाद बांटते हो, और तब भी बांटते थे। तो गाय के दूध से खोया बनता है, उससे मिठाई बनती है, वो उसको लोग गाय को काटकर और उसके मीट की बात कर रहे हैं, ये अज्ञानता है। ऐसे एक शब्द नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं। नियोग प्रथा के बारे में लिख दिया कि पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी जिसका पति मर गया, यहां तक लिखा है कि मर नहीं गया, वो चला गया है, तो भी पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री जो है अपने से, पहले तो लिख रहे हैं कि अपने देवर से कर रहे, फिर यहां तक लिखा है, आप पढ़िएगा किताबों में, कि किसी बाह्य पुरुष से संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति करती है। ये बिल्कुल गलत है। एक अच्छा प्रश्न फिर यहाँ पे उठता है कि अगर पुत्र प्राप्ति इसलिए होती है कि परिवार चले, तो माना कि बड़ा भाई या छोटा भाई मर गया, तो यदि भाई तो हो गया ना, बड़ा हुआ या छोटा हुआ, देवर हुआ या जेठ हुआ, तो चलिए उसकी भी तो शादी हुई होगी, वो पैदा कर देगा पुत्र और परिवार चलता रहेगा। परिवार तो 2, 4, 6 किसी बेटे से हो तब भी चल जाएगा ना। तो इस तरीके की अज्ञानता हमारे इतिहासकारों ने अपने इतिहास में एक जगह नहीं लाखों जगह लिख करके हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है।
ये हमारी संस्कृति एक तरीके से धूमिल करने का प्रयास है, और यह भारतीय इतिहास संकलन योजना का एक प्रयास है कि इस तरीके की जो अव्यवस्था, एक नहीं हजारों लाखों पूरा इतिहास बर्बाद करके रख दिया है, इसको सही करने का एक बीड़ा उठाया है। आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आपने ऐसा विषय लिया जिसमें समाज को सुनने की बहुत आवश्यकता है। एक जगह बहुपति व्यवस्था की बात आती है। अब उदाहरण देखिए, कहां पे इतिहासकार लिख रहा है कि बहुपति विवाह। एक जगह मिलता है रोदसी। रोदसी ने बहुत पतियों से शादी की। अब रोदसी कौन है? रोदसी बिजली है, और बिजली ने किससे शादी की है? बादल से शादी की है। तो बादल एक वचन बना के दिखाइए। बादल एक वचन बन ही नहीं सकता है। तो जब एक वचन, कोई शब्द, कई शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन होता ही नहीं, तो आप उस चीज को लेकर के और हमारी जो इतिहास है उसे विकृत कर रहे हैं कि रोदसी ने बादल से शादी की। तो रोदसी बिजली जो बादल में कड़कती है, वो उसने बादल से शादी की। तो बादल तो एक वचन है, वो चाहे बहुवचन हो, है तो बादल एक। इस तरीके कई उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें कि हमारी जो संस्कृति है उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जाता है। हमारे जो संस्कार हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। उन संस्कारों को दूषित किया जाता है। हमारे जो षोडश संस्कार हैं, तमाम ऐसे संस्कार हैं, इनका औचित्य विहीन बताया जाता है। और शायद इसी का वर्तमान समाज में यह प्रभाव है कि हम परेशान होते चले जा रहे हैं। बच्चे का जन्म होता था, जन्म के पहले कई संस्कार होते थे, आज वो संस्कार ना के बराबर हैं। शायद ही आज हमारी सभा में जो लोग सुन रहे हैं, शायद ही ऐसी कुछ लोग होंगे जो जन्म के पूर्व के संस्कारों के बारे में जानते होंगे। और ये संस्कार इसलिए नहीं होते थे, ये हमारा देश बहुत ही ज्यादा संस्कारित था। ये इसलिए किए जाते थे कि स्त्री, इन संस्कारों के द्वारा लोग एकत्र हों, स्त्री काम करे, और स्त्रियां चक्की चलाती थी। इस तरीके के तमाम पूजा के द्वारा चक्की चलाती थी कि एक संस्कार होता है जिसमें स्त्री चक्की चलाएगी, मूसल कूटेगी। क्यों? आज कहा जाता है शांति से लेटे रहिए। डॉक्टर कहता शांति से लेटे रहिए। कौन डॉक्टर कहता है? जो एमबीबीएस है, जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर, जो वास्तव में दे वर नॉट द डॉक्टर, दे वर प्रैक्टिशनर। बट हमारी सोसाइटी, संस्कृति देखिए कहां जा रही। हम जो वास्तव में डॉक्टर है उसे डॉक्टर नहीं कहते हैं, हम जो प्रैक्टिशनर है उसे डॉक्टर कहते हैं। ये हमारा समाज है, ये हमारी संस्कृति है। तो कहां चली जा रही संस्कृति? तो वो जब संस्कार करती थी तो 100% बच्चा पैदा होता था बिना ऑपरेशन के। अब हम वो स्थिति पैदा ही नहीं होते देते हैं, तो हमारा बच्चा कैसे पैदा होगा? ऑपरेशन से पैदा होगा। और इसीलिए ये जो प्रैक्टिशनर हैं ये कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे आराम करो। जी दाई होती थी वो करती थी। ठीक है, तो इस तरीके की तमाम ऐसी व्यवस्थाएं समाज की संस्कृति को खराब करती चली जा रही हैं। एक पर्दा प्रथा की बात आती है। गुहाचरंती एक शब्द मिलता है, गुहाचरंती। गुहाचरंती मतलब जो पर्दा में रहती है। एक सभावती। अब गुहाचरंती और सभावती दो शब्द हैं, ऋग्वेद के शब्द बोल रहा हूं। गुहाचरंती के मतलब है वो स्त्री पर्दा में रहती है, और सभावती का मतलब है स्त्री सभाओं में जाती है। तो एक ऐसे संभव है कि एक स्त्री जो पर्दा में रहती है, जो घूंघट में रहती है, जो घर के बाहर नहीं निकल सकती है, वो स्त्री जाकर के सभा में बोले, सभा में सम्मिलित हो। आज सभा में तमाम महिलाएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, और वो यदि गुहाचरित होती तो कैसे यहाँ पर सभावती होती? यह है क्या? हमारे यहाँ भी संस्कार है। वही लड़की एक दिन पहले गांव में, गली गली में, घरों घरों में खेलती, खुदकती, कूदती, बहनों भाइयों के साथ रहती है, कोई पर्दा नहीं करती है। लेकिन एक दिन बाद जब उसकी शादी होती है तो वो चुनरी ओढ़े, तब उसकी विदा की जाती है, और फिर वहां विदा होकर के वो बहू बनती है, फिर माँ बनती है, फिर पर्दा हट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुहाचरित कभी सभावती नहीं बन सकती है। इसको हम पर्दा प्रथा नहीं कहते हैं। वास्तव में भारत में पर्दा व्यवस्था अगर हम
इसकी रामायण काल की बात करें या महाभारत काल की बात करें, तो रामायण में सीता के बारे में एक जगह रामायण में लिख दिया है कि वो कहती है रावण से कि जब मैं वन में आई थी तो मैं 18 वर्ष की थी और 12 वर्ष का वनवास था। जब सीता जब रावण से छुड़ाई गई तो लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर ही सब कुछ हो गया, तो 12 वर्ष वो और 18 वर्ष की उस समय उम्र उसकी, तो उसकी शादी फिर इस हिसाब से कैसे साल की हो गई, 6 साल की थी। एक तरफ वहीं रामायण में सीता को युवा बताया जाता है, तो ये विरोधाभास पैदा किए जाते हैं। ऐसे ही महाभारत में जब धृतराष्ट्र अपना देश छोड़ करके जब पांडु जीत जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, तो धृतराष्ट्र के पास आते हैं, तो धृतराष्ट्र अपना देश छोड़ के जाने लगते हैं, तो उसके साथ कई महिलाएं जाती हैं। तो महिलाएं क्या पर्दा प्रथा है, वो जो महिलाओं के बारे में कहा जाता है जिनको कभी घर के बाहर नहीं देखा गया, वो ये लिखा है इतिहासकार कि उनको वो अब जो है सूर्य की रोशनी और उसमें जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो अव्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। तो ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक समस्याएं, ये 2 शब्द हैं। सामाजिक अलग है, मैं सामाजिक पे अभी चर्चा कर रहा हूँ, संस्कृति पे भी इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जो तमाम ऐसी एक ऋग्वेद में एक स्थान पर मिलता है, विमद नामक एक शब्द मिलता है। विमद पति, एक विमद पति है, एक व्यक्ति है विमद, उसको अर्भ कहा गया है। वहीं दूसरी ओर विमद को युद्ध की विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है। तो ये विमद का उच्चारण मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक अर्भ माने क्या है, अल्पायु। अल्पायु का विभव व्यक्ति शादी करता है तो वो भी अल्पायु की होगी, यानी बाल विवाह होता होगा। और वहीं पर दूसरे श्लोक में लिखता है कि विभव ने युद्ध में विजय प्राप्त की है। तो क्या 6 साल 8 साल का बच्चा युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये इतिहासकारों के द्वारा एक इस तरीके के एक ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप ने ऐसे बर्बाद करने के, हमारी सामाजिक परंपराओं को बर्बाद करने का विचार कर लिया है कि अब बस अब खत्म हो जाए बिल्कुल। तो ऐसे ही एक शब्द यहाँ पर मिलता है, पतिवरा। पतिवरा मतलब वो स्त्री, वो लड़की जो अपनी इच्छा से शादी करे। अब लड़की इच्छा से शादी यदि करेगी तो इच्छा सोच किसी व्यक्ति में कब डेवलप होगी? क्या 8 साल या 10 साल में बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या ये इच्छा जाहिर कर पाएगा कि मेरी शादी हो जानी चाहिए या मैं इससे शादी कर लूंगा या कर लूंगी? ये संभव नहीं है जब तक वो एक सोच उसकी डेवलप ना हो जाए। कम से कम 16, 18, 20 साल की ना हो जाए तब तक वो ये चीजें नहीं समझ सकती। लेकिन वहीं पर ये शब्द का प्रयोग करके इनका अपभ्रंश, इनको शब्द हमने अग्नि और अग्र का, अग्रे और अग्नि का जो बताया, ऐसे ही लोग करते हैं। कन्या का स्थान हमेशा लड़की के बराबर रहा, किंतु बर्बर लोगों की बर्बरता के कारण, ये जो बर्बर लोग आए, बाहरी लोग आए, इनकी बर्बरता के कारण हमारे देश में जो लड़कियों की स्थिति थी वो धीरे धीरे शनय खराब होती चली गई। मजबूरी बस पिता ने अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए उसकी शादी कर देना, उसकी हत्या कर देना, अपने जीवन की और अपने परिवार की परंपराओं को बचाए रखने के लिए यह कृत्य शायद करना शुरू किया। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी, हम ऐसे नहीं थे। हमने शिक्षा में हमेशा दोनों को बराबर सम्मान दिया। हमने जो हमारे संस्कार होते थे, जो हमारी संस्कृति थी, जो संस्कार होते थे संस्कृति में, उनको हमने, चाहे उपनयन संस्कार हो चाहे कोई भी संस्कार हो, हमेशा उसमें हमने
लड़के और लड़कियों को बराबर रखा। उपनयन संस्कार लड़कियों के खूब वैदिक काल से लेकर के बाद के काल तक हमें खूब मिलते हैं। आमोद प्रमोद की जब हम बात करें तो हमें खूब संगीत, वाद्य यंत्र, शिकार, ये तमाम ऐसे मिलते हैं जिनमें हम बच्चों को वाद्य यंत्र प्रयोग करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तमाम ऐसी महिलाओं के नाम मिलते हैं, बाद तक मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऋग्वैदिक काल में ही मिलते हैं, वो चाहे ऋग्वैदिक काल हो, चाहे उत्तर वैदिक काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे जो भी काल हो, उस काल में बौद्ध युगीन और जैन सब जगह जो है वो हमें महिलाओं और पुरुषों के बराबर बराबर अधिकार मिलते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने किस तरीके से उनको अपभ्रंशित किया है, ये एक सोच का विषय है। जो खान पान है, गाय को अगन्या कहा गया है। अगन्या हमने अभी बताया था कि दूध से बनी हुई चीज। खान पान, इसमें कहा गया कि हम मांस मछली खाते थे। अब मांस मछली में हम क्या खाते थे, यह एक सामान्य बात। सामान्य बात क्यों मैं कह रहा हूं, आप ऐसी जगह चले जाइए, जैसे हम बंगाल की बात कर लें। अब बंगाल में मछली नहीं खाएं तो क्या खाएं? बंगाल में गेहूं पैदा ही नहीं होता है, बंगाल में चावल पैदा होता है। चावल में ऐसी तमाम चीजें नहीं होती हैं जो गेहूं में होती हैं। उनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने जीवन को अच्छे तरीके से यापित करने के लिए हम चीजों को, तो वो मछली खाएंगे, दूसरे वहां मछली खूब पैदा होती है। तो जो चीज जहां पैदा होती है, यानी हमारा समाज एनवायरमेंट के ऊपर आधारित था, वातावरण जैसे जैसा क्लाइमेट है उसके ऊपर आधारित था। उसी प्रकार के कुछ लिख के आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो कुछ तमाम प्रकार के, जैसे हम देवी देवताओं की बात करें, देवी देवताओं में तमाम ऐसे, हमारी जो ऋग्वैदिक काल के देवी हैं या उत्तर वैदिक काल के देवी देवता हैं या बाद के देवी देवता हैं, हमने, ये हमारी संस्कृति रही कि हमने प्रकृति के हिसाब से, जैसे हम पहाड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम हमारे जो हमने जो पत्थर को पूजा, हमने जो कभी गया, तो ऐसे हमने पत्थर क्यों मन करते हैं? हम हर का सम्मान हम नहीं चाहते हैं। प्रलय रूप धारण कर लेता है तो हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। हम समुद्र की इसीलिए पूजा करते हैं कि समुद्र में प्रलय ना आए। चंद्रमा के हिसाब से सूर्य वो करता है, तो हम इसलिए चंद्रमा की पूजा करते हैं कि ऐसा ना हो। हम सूर्य की पूजा करते हैं क्योंकि हम सूर्य से गर्मी लेते हैं और उसी गर्मी से हमें अनाज मिलता है। यदि सूर्य की गर्मी ना हो तो अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शुरू किया वो मेरा प्रश्न कि जहां पर अनाज ही नहीं उत्पादन होता, जहां सूर्य जो है वो अपने बर्फ से ढका रहता है क्षेत्र पूरा, वो कैसे होगा? तो ऐसे तमाम चीजें जिनके कारण ये तमाम ऐसी बातें होती रहती हैं कि समाज में कुरीतियां जो व्याप्त कराई जाती हैं, हुई नहीं है, कराई गई। तो विदेशी आक्रमणों के द्वारा मजबूरी बस मेरे यहाँ समाज में स्त्रियों की स्थिति में कमी आई और जो सांस्कृतिक परंपराएं थीं उनको हम भूलते जा रहे हैं। एक इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हम आपको देंगे। हमारे यहाँ आज शादियां होती हैं, उन शादियों में बहुत से ऐसे फंक्शन ओवरलैप हो जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। मैं एक बार मॉरिशस गया। मॉरिशस में सब हमारी मॉरिशस में कई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। हमारी संस्कृति को वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई ऐसा
कार्य नहीं छूटा। मैंने शादी अटेंड की, वहां कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसी हमारी जो परंपराएं थी वो ऐसी नहीं छूटी जो शादी में ना होती हो। हमने कहा अरे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हम वहां गए और जाकर जिस परंपरा में यहाँ थे उसको जीवित रखने का प्रयास किया, और हम यहाँ हैं, हमने उन्हें जीवित रखने का प्रयास नहीं किया। यह एक विडंबना है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका समाज पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है? हमारी ही कमी है, हम उसे भूलते चले जा रहे हैं। और यद्यपि मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है कि मेरी मजबूरी है, अपना घर परिवार छोड़ करके दूर चले आए, और फिर उस मजबूरी में हम यहीं पे सेटल हो गए और यहीं पे अपने बच्चों की शादी विवाह तमाम संस्कार करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम उन संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हैं, और जो यहाँ से गया है वो उसको सजे हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी समाज की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उस पर, समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो निगेटिव होने का कारण है हमारी कमी। हम अपनी कमी को छुपाते हैं, हमारे पास उस चीज को रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम ये अपनी परंपराएं भूलते चले जा रहे हैं। वेशभूषा की यदि हम बात करें तो वेशभूषा साधारण थी, हमारी खान पान हमारा साधारण था, वेशभूषा हमारी साधारण थी, हमारे पास कोई कमी नहीं थी। ग्रामीण व्यवस्था थी, उस ग्रामीण व्यवस्था में सब बाजार हाट सब हुआ करते थे और हम उसी से संतुष्ट हुआ करते थे। एक शब्द मिलता है नीव, नीव, वास, अधिवास, तीन शब्द मिलते हैं। शरीर के नीचे के हिस्से में पहनने का वस्त्र नीव कहलाता था, वास जो ऊपर पहनते थे, और अधिवास जो ऊपर से अंगोछा वगैरह हम लोग डाल लेते हैं वो अधिवास कहलाता। पगड़ी के भी बारे में मिलता है। तो हम इस तरीके के तमाम वस्त्रों को पहनते थे, सिले हुए वस्त्र पहनते थे। इन सब का प्रभाव है, आज भी हमारे ऊपर है। हालांकि ये बात दूसरी है कि हमारी जो संस्कृति थी उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। यद्यपि संस्कृति समाप्त ना हुई है, ना होगी, ना कोई भी संस्कृति कभी समाप्त नहीं हुई, और ना ये संस्कृति हमारी जो है वो संस्कृति समाप्त होगी। आज भी हम पूजा पाठ जब करते हैं तो बाकायदा धोती कुर्ता पहनते हैं। सुविधा की दृष्टि से हम उसे सुविधा मान लेते हैं, या हम अपने शब्दों में कहें कि समाज में साधारण रूप से जो चीज उपलब्ध होती है हम उसको धारण कर लेते हैं। तो आज वो चीजें, पैंट शर्ट साधारण रूप से बने बनाए मिल जाते हैं, हम ले लेते हैं। आज अब मार्केट में जाइए तो धोती कुर्ता कम मिलेंगे, पैंट शर्ट और जींस टॉप ज्यादा मिलेंगे, तो हम वो पहनने लगते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हमने कहा कि हमने जिस सुविधा को देखा उस सुविधा की पूजा पाठ करने लगे, उसको खाने लगे, उसको पहनने लगे। वही आभूषण हम वही पहनने लगे, आभूषण भी हम खूब पहनते थे। निष्ठ, सतमान, कुंभ ऐसे तमाम शब्द मिलते हैं जिन हम आभूषणों को पहनते थे। तो हमारी संस्कृति में हमारी जो सामाजिक परंपराएं थी इनका हम प्रयोग करते थे, इनको हम धारण करते थे, इनको हम पहनते थे, इनको हम खाते पीते थे। इस तरीके की तमाम जो हमारी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को हमने जिया, समझा, पढ़ा। अब इसके अलावा हम और भी कई ऐसी बातें करते हैं, जैसे कला और साहित्य की बात करें। हमारी स्थापत्य कला बहुत मजबूत थी, हमारी चित्रकला बहुत अच्छी थी। हमारे पर्वतों में, पहाड़ों में, गुहाओं में तमाम ऐसी चित्रकलाएं हमें मिलती हैं जिनसे कि हम ये सिद्ध कर देते हैं। कलर हम, आप देखिए, एक प्रश्न देखिए, नील की खेती, अभी हमारे साथी वर्धा यूनिवर्सिटी से थे, वो गांधी पर बोल रहे थे, गांधी संस्थान से थे। गांधी जी ने नील की खेती का विरोध किया था। नीलहा जो कहलाते थे, AR देसाई की किताब में नीलहा काफी अच्छा समझाया गया है। तो उस समय, ये हम अपने प्रश्न पे इसलिए हम अपने विषय में इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि उस समय नील से ही रंग बनते थे, इसलिए नील की खेती होती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता में नील की खेती का उल्लेख नहीं है, ना लेटर वैदिक काल में नील की खेती का उल्लेख है। लेकिन इन दोनों कालों में बनी हुई चित्रकला, चित्र आज भी मौजूद हैं, आज भी मिलते हैं। तो नीले रंग उसमें प्रयोग हुए हैं।
तो वो नील कहाँ से होता था। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। आपका जो सेमिनार का टॉपिक है ना कि संचार परंपराएं, उसमें जुड़ा हुआ संचार, भारतीय संस्कृति एवं संचार परंपराएं, भारतीय सांस्कृतिक एवं संचार परंपरा, संचार परंपराएं। आपके एक्चुअली वो सर से वो ढक रहा है, मैंने इसलिए अपनी इधर देखा, इसलिए मेरे पास आपका लेटर रखा है, आपके ऊपर लिखा है भारतीय संस्कृति एवं संचार परंपराएं, तो मैं पढ़ नहीं पाया तो मैंने इधर से देखा। तो उस संचार व्यवस्था के बारे में भी मैं अभी 2 मिनट 1 मिनट उस पर भी प्रकाश डालूंगा। कोई समय की दिक्कत तो नहीं हो रही मैडम? जी सर। कोई समय की दिक्कत तो नहीं हो रही? जी सर, अभी और भी प्रतिभागियों के हमें प्रेजेंटेशन लेने हैं, कुछ तो बस अपने ठीक पेपर है, प्रेजेंट। दो नहीं तीन नहीं मिनट सर, में खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। नहीं थैंक यू तो सर। मैं बात कर रहा था चित्रकला की, स्थापत्य कला। देखिए सल्तनत काल में जो सबसे पहले बिल्डिंग बनी वो कौन सी है? संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके वो बनाई गई मस्जिद। और उनकी जो स्थापत्य कला शैली है वो वही है वहां पर जो भारतीय स्थापत्य कला शैली थी। बाद में हम मुगल काल, सल्तनत काल छोड़ दीजिए, सल्तनत काल तो पूरा, सल्तनत काल में शायद कोई ऐसी भवन बना हो जो हिंदू स्थापत्य कला से इतर हो। दूसरी बात, सल्तनत काल की कोई भी ऐसी मस्जिद या भवन नहीं है जिसमें हिंदू भवन के मटेरियल को प्रयोग न किया गया हो। दिस इज माय चैलेंज, ठीक है ना? उनको तोड़ तोड़ कर बनाई गई। लेकिन मुगल काल में आकर के उन्होंने अपने कुछ ऐसे भवन बनाए जो सेपरेट थे। जैसे हमारे आगरा का ताजमहल भी शिव मंदिर, ओक का एक काफी उस पर चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। और यद्यपि ओक साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी बहन और उनके जो दोस्त हैं IIT कानपुर के, वो लगे हुए हैं, बराबर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि शिव मंदिर। खैर, हालांकि मैंने आगरा के ताजमहल को अंदर से जाकर के, बिल्कुल नीचे जाकर के देखा है, वहां पर भी विकृतियां हैं। हम क्योंकि इस समय इतिहासकारों के द्वारा किए गए कार्य और ASI के द्वारा तमाम ऐसे कार्य, उन पे चर्चा, वो विषय हमारा नहीं है, हमारा संस्कृति पर विषय है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं छू रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्होंने भी जो हमारी स्थापत्य कला को चुराया है। मूर्ति कला में निपुण हो ही नहीं पाए, इसलिए इनके यहाँ मूर्ति कला नहीं है। मूर्ति बनाना आसान नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं, आपके मध्य प्रदेश में है, आपके राजस्थान में, एक मूर्ति के भिन्न भिन्न हिस्से से आप नाक, कान, गला, हाथ, पैर, उनसे अलग अलग आवाज निकालिए तो डिफरेंट आवाजें आती हैं। ये कलाकृति है, ये वो लोग कर ही नहीं पाए, इसलिए उनकी मूर्ति कला में हम लोग वो नहीं है। हम जहांगीर को चित्रकला में बड़ा महान मानते, इतिहासकारों ने लिखा है कि बहुत महान था वो। ये कह दे, एक चित्र यदि 4 लोगों ने बनाया हो तो वो बता देता था कि ये किसने बनाई, ये कोई महानता है क्या? लेकिन हमारे इतिहासकारों ने लिखा है, उसे बहुत चित्रकला में बहुत निपुण बताया। लेकिन उसने कौन से चित्र बनाए हैं इसके बारे में ज्यादा उन्हें खुद नहीं पता। तो ऐसा चित्रकार जिसने चित्र कम बनाए हैं लेकिन दूसरों के चित्रों के बारे में जानता हो, महान चित्रकार है। ये इतिहास की विशेषता है। खैर, तो हमारी जो चित्रकला है, वो चित्रकला हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं। वो हमें बताती हैं कि हमारे ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता है। आप वैदिक काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए उन चित्रों को कि आखिरकार जननी को कैसे निरूपित किया गया है। ये चित्रों के माध्यम से पूरी सिंधु सभ्यता में पिक्टोग्राफिक है, चित्रित अक्षर हैं। तो कैसे चित्रकला को महान बनाया गया, चाहे वैदिक काल हो चाहे वो हो, इवन देन मौर्य काल में देख लीजिए। फिर मूर्तिकला की बात, फिर साहित्य की बात। अब जो आपका विषय है कि भारतीय संस्कृति में परंपराएं पे जो ये हुई है और उसमें संचार पाठ्यक्रम, जो संचार का माध्यम है, हमारे देश में संचार की व्यवस्था प्राचीन काल से रही है। ये बात दूसरी है कि आज हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने मोबाइल पर बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम आप इतनी दूर दूर बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं,
ठीक है ना, मैं हाथ चला रहा हूं, मैं चश्मा पहने हूं, आप हमें देख रही हैं, आप लोग पहने हैं, मैं देख रहा हूं। तो हमें बताइए, महाभारत काल में धृतराष्ट्र को कैसे बताता था कोई? जी हाँ सर, वो संजय का जो वक्तव्य है पूरा, कि संजय ही सुनाते थे उन्हें। हाँ, कुरुक्षेत्र का पूरा, और यही मेरा कहने का मतलब, जी 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 जी, मैं यही कह रहा हूँ कि संचार व्यवस्था मेरी कमजोर नहीं थी। कैसे सूचना पहुंच जाती है अयोध्या कि राम जो है वो परेशान है, कैसे चीजें। अब देखिए, हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए एक संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, रावण को ये बात पता चलती है। रावण अपने एक दूत को, एक राक्षस को, हनुमान जी को रोकने के लिए कहते हैं, और वो हनुमान जी से पहले वहां पहुंच जाता है और पूजा पाठ करने लगता है, ऋषि बन जाता है, योगी बन जाता है। तो ये कोई गति होगी ना, सशरीर गति होगी, सशरीर जाने की कोई व्यवस्था होगी, कोई टेक्नोलॉजी होगी, ऐसे तो नहीं कोई चला गया होगा। तो ये व्यवस्थाएं, ये हमारी जो परंपराएं, और इन परंपराओं को संचार से जोड़ने का जो तरीका, वो हम बहुत आगे थे। आज हम बना रहे हैं ना कि बिना मानव के हवाई जहाज, बिना उसके पायलट के हवाई जहाज। रावण भी तो बिना पायलट के हवाई जहाज से सीता जी को लाया था। तो ये व्यवस्थाएं बहुत थी। ये बात दूसरी है कि ये शोध का विषय है कि हम इस पे अभी शोध करें और देखें कि कैसे कैसे हमारी ये संचार व्यवस्थाएं प्राचीन काल में थी और हम उनको प्रयोग कैसे करते थे। यद्यपि हमारे साहित्य में बहुत कुछ मिलता है, ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे, आयुर्वेद के थे, धन्वंतरी वगैरह, और टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इन सब के अलावा हमारे पास जो मौर्य काल में हमें उसका खूब उदाहरण मिलता है, गुप्तचर व्यवस्था। महिलाओं का योगदान, मौर्य काल में महिलाएं सबसे ज्यादा अग्रणी थी, पुरुषों से बहुत आगे थी। महिलाएं ही गुप्तचर की प्रमुख और ज्यादातर गुप्तचर में हुआ करती थी, और इनको शासक के गुप्त कक्ष में जाने की स्वतंत्रता थी, यानी शासक कहीं भी हो बिना पूछे ये पहुंच सकती थी। तो ये संचार व्यवस्थाएं थी, संचार के माध्यम हुआ करते थे। बाद में इनको हरकारा जैसे शब्द मिलते हैं मुगल काल में, और बाद के कालों में ही मिलते हैं। तो इस व्यवस्थाओं पे ये चलता रहा। तो हमारी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, हमारे इस तरीके से जीवित रही, बिल्कुल हैं सर, और बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो जाएंगी, हालांकि ये छीड़ हो रही हैं। मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा, और बहुत बहुत पुनः साधुवाद मैं देना चाहूंगा डॉक्टर सावित्री परिहार जी को, और हमारे साथ जो दूसरी डॉक्टर साहब बैठी हैं उन दोनों को। डॉक्टर उषा वैद्य सर, डॉक्टर उषा वैद्य, विभागाध्यक्ष मानविकी। जी जी, डॉक्टर उषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमको इस लायक समझा कि हमें बुलाया। और कल के श्रोता जो थे उन सभी को, आज के श्रोता उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने प्राचीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं और उनका समाज पर क्या प्रभाव रहा, वैदिक काल से होते हुए आपने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, जो आज की नहीं बहुत सदियों पुरानी संस्कृति हमारी चली आ रही है, और उस पर जो संयुक्त परिवार का जो विघटन है, उसको लेते हुए जो भी जानकारी आपने पूर्ण व्याख्या के तहत दी है, आशा है कि हमारे स्कॉलर्स को और बाकी पार्टिसिपेंट को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ सर।